नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 का जो भाग 2 की जो किताब चलती है उसका पहला पार्ट। इसको हम 2 पार्ट में पूरी करने का बोला था और ये आज हम पहला पार्ट शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जीके के लिए बहुत बेस्ट बुक मानी जाती है ये कक्षा 6 से जो 12 तक की जो राजस्थान अध्ययन की और हमारा राजस्थान नाम से जो किताबें चलती है वो। तो इस वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के शानदार वीडियो मिलते हैं आपको विज्ञान से संबंधित। और थोड़े दिनों में हम कक्षा 6 से 12 की जो गणित चलती है उसके आधार पर जितने भी टॉपिक दे रखे हैं वो भी हम आपको पूरे करवाने की जल्दी कोशिश कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा राजस्थान में भारत का 10% या इसका 1/10 भाग वन है। 10% भाग वन है भारत का राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में पाया जाता है, जबकि सबसे न्यूनतम जो वन क्षेत्र है वो चूरू में पाया जाता है। वनों के 3 प्रकार होते हैं। आरक्षित वन उनको कहते हैं जो पूर्णतः प्रतिबंध होता है लकड़ी पर और पशु चराने पर, ये 1/3 भाग पर है। दूसरे वन होते हैं सुरक्षित वन ये होते हैं कि इनमें अपन लकड़ी काट सकते हैं और पशु चरा सकते हैं कुछ नियमों के साथ, मतलब ये थोड़े बहुत सुरक्षित है। तीसरे प्रकार है अवर्गीकृत, इन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, मतलब ये अवर्गीकृत है, सरकार का कोई नियंत्रण इन पर नहीं है। इनमें हम पशु भी चरा सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि से अगर वनों को बांटे तो भी 3 प्रकार के हैं। उष्णकटिबंधीय, शुष्क पतझड़ और अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो जो उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं वो शुष्क, अर्ध शुष्क भाग में कंटीले होते हैं और मरुद्भिद भी इनको बोलते हैं। आगे चलते हैं। ये बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर में पाए जाते हैं। इनमें आते हैं रोहिड़ा जो अपना राज्य पुष्प है, खेजड़ी जो अपना राज्य वृक्ष है, कैर, बेर, धोकड़ा, बबूल और नीम। देखिए उष्णकटिबंधीय में आते हैं अपने राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प दोनों। आगे बात करते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। शुष्क पतझड़ जो वन होते हैं उनको मानसूनी वन भी कहते हैं। बहुत मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। शुष्क पतझड़ वनों को मानसूनी वन कहते हैं और इनकी लकड़ी मजबूत होती है। ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर और अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में मिलते हैं। इनमें आते हैं सागवान, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, तेंदू वही है जिससे बीड़ी बनती है, सालर, महुआ, गुलर, धोंक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम और शीशम। आगे बात करते हैं अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इनको सदाबहार वन के नाम से भी जानते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे आम, बांस और सागवान। आगे बात करते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान जो 3 है, इनको याद रखने का जो तरीका है वो है केरम। के का मतलब होता है केवलादेव, रे का रणथंबोर और मै का होता है मुकंदरा हिल्स। तो केवलादेव घना अभ्यारण्य भरतपुर में है, जिसको घना भी बोलते हैं। साइबेरियन सारस, बगुले, कोयल और बटेर यहाँ पाए जाते हैं। साइबेरियन सारस। रणथंबोर सवाई माधोपुर जिले में है। ये भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय और मगरमच्छ पाए जाते हैं। मुकंदरा हिल्स ये कोटा और रावतबाटा चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर है। इसमें बाघ, रीछ, जरख, गीदड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार पाए जाते हैं। कुछ और वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ दे रखे हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, बाड़मेर में है, जहाँ गोडावण राज्य पक्षी अपना गोडावण है वो पाया जाता है। कैला देवी ये सवाई माधोपुर, करौली में है। कुंभलगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर में है। फुलवारी की नाल उदयपुर में है। सरिस्का अलवर में है, जहाँ हरे कबूतर पाए जाते हैं। टोडगढ़, रावड़ी, राजसमंद, अजमेर और पाली में है। सीता माता, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में है, जहाँ उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, उड़न गिलहरी पाई जाती है। माउंट आबू सिरोही में है, जहाँ जंगली मुर्गा और चिंकारा पाया जाता है। रामगढ़, विषधारी ये बूंदी में है, जहाँ विषधारी सांप पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य ये है आपका कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, जो चंबल के सहारे है। इसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। जवार सागर कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। बंद बारेठा भरतपुर में है, बहुत मोस्ट है। आगे है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है और बस्सी भी चित्तौड़गढ़ में है।
सवाई मानसिंह, ये सवाई माधोपुर में। देखिए एसएमएस जो हॉस्पिटल है सवाई मानसिंह अस्पताल वो जयपुर में है, जबकि सवाई मानसिंह जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है सवाई माधोपुर में। तो यहाँ से कन्फ्यूज होते हैं लोग। वन विहार रामसागर और केसरबाग ये धौलपुर में है, बहुत मोस्ट है। वन विहार रामसागर केसरबाग धौलपुर में है। जयसमंद और सज्जनगढ़ उदयपुर में है। शेरगढ़ बारा में है, शेरगढ़ बारा में है। तालछापर चूरू में है, जहाँ कृष्णमृग काले हिरण पाए जाते हैं। भाग संरक्षण परियोजनाएं 3 होती है, याद रखने का तरीका है सरम, सरम, स का सरिस्का, र का रणथंभौर और मैं का मुकंदरा हिल्स। ये तो होगी भाग संरक्षण परियोजनाएं सरम के नाम से। और जो राष्ट्रीय उद्यान थे वो थे केरम, केवलादेव, रणथंभौर और मुकंदरा हिल्स। यहाँ ये तो सेम ही है, बस ये के और स का फ़र्क है। यहाँ स आ जाता है और यहाँ के, यहाँ केवलादेव आ जाता है और यहाँ पर सरिस्का आ जाता है। तो भाग परियोजना में सरिस्का है। राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 में बनी थी और संशोधित वन नीति बनी थी 1988 में, उसमें लक्ष्य रखा गया था कि 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। राजस्थान राज्य वन नीति बनी थी 2010 में, जिसमें लक्ष्य रखा गया कि 20% भाग पर वन होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में 10% भाग पर ही वन है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आफरी, ये दोनों जोधपुर में है। खेजड़ली जोधपुर 1730 में 363 स्त्री पुरुषों ने मतलब खेजड़ी वृक्ष के लिए अपनी जान गंवा दी थी। अमृता देवी उनकी लीडर थी। और यहाँ पर एकमात्र जो वृक्ष मेला है वो बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को यानी तेजा दशमी को। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला बढ़ता है। यहाँ एक मृग उपवन भी बना हुआ है। आगे चलते हैं। खनिजों के प्रकार। खनिजों के 3 प्रकार होते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। राजस्थान में सर्वाधिक रॉक फास्फेट होता है, वोलेस्टोनाइट होता है जो सिरोही अजमेर में होता है, जस्पर होता है, सीसा जस्ता होता है। सीसा जस्ता के जो उप उत्पाद हैं उनमें आते हैं चांदी और कैडमियम, संगमरमर, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर और चांदी, घिया पत्थर और तांबा, इनमें राजस्थान का एकाधिकार है। अरावली पर्वतमाला खनिजों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जस्ता शोधक संयंत्र है देबारी जो उदयपुर में है। सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ में है। सीसा जस्ता से संबंधित जावर खान उदयपुर में है। तांबे के लिए खेतड़ी झुंझुनू प्रसिद्ध है और ग्रेनाइट के लिए जालोर प्रसिद्ध है। ऊर्जा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में वो आते हैं जो जिनको बनने में कई परंपराएं लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे कोयला बनेगा, खनिज तेल बनेगा, प्राकृतिक गैस बनेगी, तो इनको बहुत समय लगता है पृथ्वी के अंदर। जैसे वृक्ष वगैरह अपने पत्ते वगैरह जीवाश्म वगैरह ये दबते हैं, फिर हज़ारों सालों के बाद में कोयला बनता है या खनिज तेल प्राकृतिक गैस बनती है। तो ये आपके प्राकृतिक संसाधनों में, ये परंपरागत में आते हैं। कोयला 4 प्रकार का होता है। ABLP याद रखने का तरीका है ABLP यानी एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसमें जो A1 क्वालिटी का रहता है वो एंथ्रेसाइट रहता है और राजस्थान में पाया जाता है लिग्नाइट, लिग्नाइट टाइप का राजस्थान में पाए जाते हैं। बाकी बात करते हैं पलाना और बरसिंहसर, ये बीकानेर में है। कपूरड़ी ये बाड़मेर में है। मेड़ता नागौर में है ही। और जैसलमेर यहाँ कोयले की खानें हैं। प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ में बनाया गया है जो श्री गंगानगर जिले में है। गैर परंपरागत में आते हैं परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास, यानी कि इनको दोबारा भी काम में ले सकते हैं। परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास। आगे बात करते हैं। कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र छबड़ा में है जो बारा में है। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है गिरल जो बाड़मेर में है। आगे है खनिज तेल। खनिज तेल के लिए सादे वाला जैसलमेर है और भागे वाला बीकानेर है। ऐश्वर्या और मंगला बाड़मेर में है, ये तेल की कुएं हैं। प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह अंता में है जो बारा में है, रामगढ़ में है जो जैसलमेर में है और धौलपुर में भी है प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह। देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र रावतबाटा में है जो चित्तौड़गढ़ में है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है भाड़ला जोधपुर। राजस्थान की 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कितनी जनसंख्या का? 2/3 जनसंख्या का।
गेहूं, गेहूं रबी की फसल है जो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर में होती है। श्री गंगानगर में गेहूं सर्वाधिक होते हैं। जो रबी की फसल है जो जयपुर, श्री गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, झुंझुनू में होती है। ज्वार खरीफ की फसल है, ये अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर में होती है। मक्का भी खरीफ की फसल है जो मेवाड़ में होती है। इससे पॉपकॉर्न और कॉर्नफ्लेक्स बनाए जाते हैं। ये उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा यानी मेवाड़ क्षेत्र में होती है। बाजरा भी खरीफ की फसल है और राजस्थान का इस भारत में पहला स्थान है बाजरे में। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर में पाई जाती है। चना भी रबी की फसल है जो बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, पाली, जयपुर में पाई जाती है। सरसों रबी की फसल है और सरसों में राजस्थान का पहला स्थान है। अलवर, टोंक, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर जिलों में सरसों पाई जाती है। राजस्थान का पहला स्थान देखो, एक तो बाजरा में है, सरसों में, ये अपन ने ऊपर पढ़ लिया। बाकी इसबगोल में भी है जो जालोर में होती है। ग्वार, मोठ, जीरा, इनमें पहला स्थान है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है जो श्री गंगानगर में है। वाटरमैन या जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है और इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1976 में हुई थी। मोस्ट क्वेश्चन है। जीरा मंडी जोधपुर में है जबकि धनिया और मेथी की जो रामगंज मंडी है वो कोटा में है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसके माध्यम से गेहूं, तेल वगैरह, चीनी वगैरह हमको मिलती है। इसके लिए एक मशीन लगाई जाती है जिसे पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं। इसमें बायोमेट्रिक अंगूठे के द्वारा सत्यापन के बाद में वितरण किया जाता है। कृषि उपज मंडियों में मध्यस्थों से जो वसूल करते हैं उसको कहते हैं लाइसेंस शुल्क और खरीदारों से जो वसूल करते हैं उसको कहते हैं बाजार शुल्क। उद्योग दो प्रकार के बताए हैं, वृहद और दूसरे होते हैं लघु या कुटीर उद्योग। सर्वाधिक प्राचीन, परंपरागत, संगठित और सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो उद्योग है वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। पहली सूती वस्त्र जो मिल थी वो थी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड जो ब्यावर में 1889 को ओपन हुई थी। वस्त्र नगरी मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को। दूसरा जो बड़ा कृषि आधारित उद्योग है वो होता है आपका शक्कर या चीनी उद्योग। आगे बात करते हैं प्रसंस्करण, तो फल, सब्जी और डेयरी उत्पाद इनका प्रसंस्करण किया जाता है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार 35 निर्यातकों को दिया जाता है जबकि निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण में प्रशिक्षण 2 दिन का दिया जाता है। राज्य सरकार की कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में बनी थी। आगे बात करते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख शासकों के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर थे और माता कर्पूरी देवी थी। 6 भाषाओं का इनको ज्ञान था और पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी जो इनके दरबारी कवि थे। अन्य दरबारी कवियों में इनके आते हैं विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी और पृथ्वी भट्ट। आगे बात करते हैं महाराणा कुंभा, इनका जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ था और राज सिंहासन पर 1433 में बैठे थे ये मेवाड़ के राज सिंहासन पर। इनकी राजनीतिक जो उपलब्धियां हैं उनमें है बूंदी, गागरोन और सिरोही, वागड़ इनकी विजय और मेवाड़ और मारवाड़ की इन्होंने मैत्री कराई थी महाराणा कुंभा ने। इनमें त्रिवेणी का संगम था यानी कटार, कलम और कला, ये तीनों का संगम था। 84 में से 32 दुर्ग जो मेवाड़ के हैं वो महाराणा कुंभा ने बनाए थे। इनके ग्रंथ है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध, चंडी शतक और रसिक प्रिया। जयदेव के द्वारा रचित जो गीत गोविंद था उस पर इन्होंने रसिक प्रिया टीका लिखी थी। बाकी अचलगढ़, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ इन्होंने बनाया था महाराणा कुंभा ने। इनको उपाधियां मिली हुई है दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु, राजगुरु, राय रायन, महाराजाधिराज और महाराणा। आगे बात करते हैं महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा का मूल जो नाम था वो था संग्राम सिंह और इनके पिता थे रायमल। सभी राजपूत राज्यों को एकत्र कर एक छत के नीचे एकत्रित किया था महाराणा सांगा ने। ये वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध है सांगा। इनके शरीर पर 80 घाव थे और ये हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। राव मालदेव राठौड़, इनके पिता थे राव गांगा। इनका देहांत हुआ था 1562 ईस्वी में। शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। इन्होंने 52 युद्ध किए थे, 58 परगने जीते थे और सर्वप्रथम भाद्रा जोन को इन्होंने जीता था।
फारसी इतिहासकारों ने इनको हसमत वाला शासक कहा है, जिसका अर्थ होता है ताकतवर। इन्होंने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता और पोखरण दुर्ग बनवाए थे। आगे बात करते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह और माता थे जयवंता बाई। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में। आगे बात करते हैं राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को, यानी 28/2/1572 को राज्याभिषेक हुआ था। भाई जगमाल रूठकर अकबर की शरण में चला गया था और इन्होंने कृषि और वनों का विकास के लिए विश्व वल्लभ एक पुस्तक थी वो लिखवाई थी। आगे बात करते हैं महाराजा राय सिंह। तो राय सिंह के पिता थे राव कल्याणमल, जो बीकानेर के थे। इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 को। आगे है राज्याभिषेक 1576 को हुआ था। इन्होंने ग्रंथ लिखे थे राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला। जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई गई है। गुजरात, काबुल, कंधार और दक्षिणी भारत इन्होंने जीता था। आगे बात करते हैं मिर्जा राजा जय सिंह। ये आमेर की राजगद्दी पर 1621 में बैठे थे। इन्होंने GSO यानी जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तीनों के साथ काम किया था। इनको जहांगीर ने अहमदनगर के जो मलिक अंबर है उनके विरुद्ध अभियान पर भेजा था और शाहजहां ने 1639 में मिर्जा राजा की उपाधि दी थी और औरंगजेब ने इनको शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। आगे बात करते हैं इनके दरबारी कवि। दरबारी कवियों में बिहारी थे जिन्होंने बिहारी सत्सई लिखी थी 1662 में, और एक राम कवि थे जिन्होंने जयसिंह चरित्र लिखी थी। अगले हैं महाराजा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के पिता गज सिंह थे और इनका जन्म हुआ था दिसंबर 1626 को बुरहानपुर में। इनको शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी थी। देखिए, मिर्जा राजा जय सिंह को तो शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी और यहाँ भी शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। ये पहले एस के साथ थे, यानी शाहजहां के साथ थे, पर जय सिंह के कहने पर दोराई के युद्ध में ये ओ के साथ हो गए, यानी औरंगजेब के साथ हो गए। इनके जो ग्रंथ है वो है आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय। औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा इन्होंने कस्बा बनाया था। आगे बात करते हैं महाराजा राज सिंह प्रथम, जिनके पिता थे जगत सिंह। ये शासक बने थे 1652 में मेवाड़ के। शाहजहां और औरंगजेब के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था, लेकिन बाद में औरंगजेब की नीतियों के कारण उनके विरोधी बन गए थे महाराजा राज सिंह। राज सिंह ने ब्रज से श्रीनाथ यानी गोवर्धन जी की जो मूर्ति लाए थे गोस्वामी भक्त, उनको शरण दी थी और सिंहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति, सिंहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश की मूर्ति इन्होंने स्थापित करवाई थी। राजसमंद झील भी बनवाई थी, जिस पर रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में 25 शिलालेखों पर राज प्रशस्ति, जो देश का सबसे बड़ा शिलालेख कहलाता है, राज प्रशस्ति। सवाई जयसिंह का जन्म 1688 में हुआ था और इन्होंने सर्वप्रथम जयपुर को अपनी राजधानी बनाया था आमेर के स्थान पर। औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी। देखिए, जयसिंह को औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी। इन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई है, जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में है। 1725 में जीजे मोहम्मद शाही एक सारणी बनाई थी। महाराजा सूरजमल के पिता का नाम था बदन सिंह और ये भरतपुर के शासक थे। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों को इन्होंने शरण दी थी। इनके जो कवि हैं वो कविवर सूदन और अखेराम गर्ग हैं। आगे बात करते हैं, भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता ये थी कि ये 44 वर्षों तक चला था और बिना किसी संघर्ष के चला था, मतलब इसमें हत्या वगैरह नहीं हुई थी। ये पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन रहा था। बिजोलिया जो वर्तमान में कहाँ है, भीलवाड़ा जिले में है। ये 3 चरणों में इसको विभक्त कर सकते हैं। पहला चरण है 1897 से 1914 तक, दूसरा है 1914 से 23 तक और तीसरा है 23 से 1941 तक। 1897 में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की करें लिए जाती थी। तो नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ के महाराणा को इसकी शिकायत की, नानजी और ठाकरी पटेल ने। तो उन्होंने इससे नाराज होकर एक चंवरी कर और लगा दिया। राव कृष्ण सिंह की जब मृत्यु हुई थी तो पृथ्वी सिंह ने तलवारबंदी की लागत और लगा दी। फिर साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में आगे की कार्यवाही हुई
और इस आंदोलन को विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करके, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी 1917 में, और माणिक्यलाल वर्मा को भी साथ में मिला लिया। जमनालाल बजाज ने भी इसका तीसरे चरण में नेतृत्व किया था। 1941 में जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे राघवाचार्य, उनके आदेश के बाद राजस्व जो मंत्री थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, उन्होंने बिजोलिया गए और समझौता किया। इस आंदोलन में कुछ महिलाएं भी थी, जैसे अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी वर्मा, इन्होंने भी अपना योगदान दिया था। आगे बात करते हैं बिजोलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के जो बेंगू थे, बेंगू जो ठिकाना था, बेंगू के ठिकानों ने भी आंदोलन किया। और एक मैनाल स्थान है जो भीलवाड़ा में है, वहाँ पर विजय सिंह पथिक के नेतृत्व करने को इन्होंने आग्रह किया। पथिक जी ने फिर रामनारायण चौधरी को बोल दिया कि आप किसानों का नेतृत्व करें, और लंबे संघर्ष के बाद किसान और राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार और रेजिमेंट ने मानने से मना कर दिया। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने के लिए आदेश दिए, जिसमें रूपाजी और करपाजी धाकड़ मारे गए। तो प्रश्न है कि रूपाजी और करपाजी धाकड़ कौन से आंदोलन से संबंधित हैं, तो वो है बेंगू आंदोलन से संबंधित है। फिर लास्ट में इसमें समझौता हुआ, 53 में से 34 लागतें इनकी मान ली गई थी। आगे बात करते हैं बूंदी का जो किसान आंदोलन है। सन 1926 में पंडित नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, इन्होंने बूंदी का जो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किया था। और बूंदी के बरड़ में गोलियां चलाई गई थी, जिसमें नानक जी भील मारे गए थे। तो नानक जी भील का संबंध है बूंदी के किसान आंदोलन से, और इन्होंने 1943 में किसानों की मांगे मान ली गई थी। अलवर का जो किसान आंदोलन है, जिसे नीमू चाणा के नाम से जाना जाता है, तो ये जंगली सूअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, तो उसके लिए उन्होंने शिकायत की। तो ये जंगली सूअरों से संबंधित था नीमू चाणा। 1921 में सूअर मारने की अनुमति लेकर आंदोलन किया। 1921 में ये आंदोलन हुआ था। 1925 में महाराजा जयसिंह के द्वारा एक लगान वर्दी की गई, जिससे नीमूचना गांव में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों किसान, स्त्रियां और बच्चे मारे गए थे। और गांधी जी ने इस आंदोलन की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी। सीकर का किसान आंदोलन। सीकर जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था। सीकर जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था उस टाइम। और ये ऐसा आंदोलन था जिस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी होती है। कौन से आंदोलन की? सीकर आंदोलन की। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। आगे बात करते हैं शेखावटी का किसान आंदोलन। इसमें चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया था, और ये जो ऐसा आंदोलन था जिसका समझौता आज़ादी के बाद ही हो सका था। अन्य किसान आंदोलनों में सन 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों और भालों के प्रहार से किसान आंदोलनों को कुचलने का प्रयास किया, और इसी तरह 1947 में डाबड़ा में 600 किसान मारे गए थे। तो आगे बात करते हैं जनजाति आंदोलन। जनजाति आंदोलनों में आते हैं दक्षिणी राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है, और मेवाड़ के राज चिन्ह जो है उसमें भी भीलों का चिन्ह अंकित है। जयपुर और उसके आसपास में मीणा जनजाति पाई जाती है। भील आंदोलन में गोविंद गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है, जिन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर आश्विन शुद्ध पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था, तो उसमें गोलियां चला दी गई थी, और इसमें बहुत हजारों की संख्या में लोग मरे थे। इसको भगत आंदोलन भी कहते हैं। आदिवासी जातियों की जो दूसरे मसीहा है वो मोतीलाल तेजावत को बोलते हैं, और चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया में तेजावत ने किसानों और आदिवासियों को बेगार लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष के लिए आह्वान किया था। मातरकुंडिया चित्तौड़ में है, और इस आंदोलन को उन्होंने एक ही आंदोलन किया था। यानी मोतीलाल तेजावत ने जो चलाया उसको एक ही आंदोलन कहते हैं, और गोविंद गुरु ने चलाया उसको भगत आंदोलन कहते हैं। 21 सूत्री मांग पत्र भेजा था मोतीलाल तेजावत ने, जिसको मेवाड़ की पुकार कहते हैं। उसमें से 18 मांगे तुरंत मान ली गई थी। मीणाओं को चौकीदार मीणा कहते थे, जो चौकीदारी वगैरह करते थे। 1924 में एक ऐसा एक्ट बना था कि 12 वर्ष से जितने भी बड़े मीणे हैं उनको अपनी उपस्थिति थाने में देनी होगी। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत ये एक्ट बना था, जिसके विरोध में जयराम पेशा जैसा जो कठोर कानून है उसको हटवाने के लिए, और सन 1952 में जयराम पेशा कानून
समाप्त किया गया था। प्रजामंडल का अर्थ होता है प्रजा का मंडल या प्रजा का संगठन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी समाप्त हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। जनता तैयार होगी तभी वहाँ का आंदोलन समाप्त हो सकता है। मारवाड़ का प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, जयनारायण व्यास ने 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी और भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष बने थे। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गठारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। तो प्रश्न यहाँ दो बनते हैं कि 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी, भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष बने, और 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। आगे बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल 1931 में कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। यह राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। स्थापना 1931 में हुई और 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ। जयपुर में चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना प्रारंभ किया और 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने थे। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की थी। मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। माणिक्यलाल वर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल 1936 में मानाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में प्रजामंडल का ओपन अधिवेशन हुआ था, खुला अधिवेशन हुआ था। कोटा प्रजामंडल, अबिन हरि तनसुख लाल ये कोटा प्रजामंडल से संबंधित है। इनके सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी। कोटा में पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था। आगे बात करते हैं गोविंद गुरु। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर में एक बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गुरु का जन्म हुआ था डूंगरपुर में एक बंजारा परिवार में। इन्होंने संप सभा की जो स्थापना की थी वो 1903 में की थी। संप एक राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ होता है संयुक्त प्रेम या बंधुत्व। ये स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत प्रभावित थे गोविंद गुरु। संप सभा की स्थापना 1903 में की थी। अर्जुनलाल सेठी, अर्जुनलाल सेठी वर्धमान विद्यालय जयपुर की स्थापना की थी अर्जुनलाल सेठी ने, और रास बिहारी बोस से संपर्क के बाद ये क्रांतिकारी बने थे। इनको इंग्लिश, फारसी, अरबी, संस्कृत और पाली का ज्ञान था। केसरी सिंह बारट, इन्होंने चेतावनीरा चुंगटिया एक सोरठा था जो लिखा था। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। इनका जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी 1919 में विजय सिंह पथिक ने। सेठ दामोदर दास राठी, सेठ दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण जैसलमेर में हुआ था और इनके जो मित्र थे वो गोपाल सिंह खरवा थे। ब्यावर में इन्होंने आर्य समाज की नींव रखी थी 1921 में। अजमेर और नसीराबाद छावनी पर कब्जे के लिए जो राशि सेठ दामोदर दास ने दी थी, अजमेर नसीराबाद छावनी पर कब्जे के लिए जो अपने विजय सिंह पथिक थे और राव गोपाल सिंह खरवा थे उनको उत्तरदायित्व दिया गया था, और जो राशि दी थी वो दी थी सेठ दामोदर दास ने। तो जोरावर सिंह बारट, ये केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे और इन्होंने लॉर्ड होल्डिंग पर बम फेंका था रास बिहारी बोस के साथ मिलकर। इन पर कोटा और बिहार सरकार ने इनाम की घोषणा भी की थी। आगे बात करते हैं प्रताप सिंह बारट, ये केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। बरेली जेल भेजा गया था और आसानाड़ा के जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने इनको पकड़ाया था। देखिए यहाँ प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और केसरी सिंह बारट, तो यहाँ इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसका क्या लगता है। तो इसको याद रखने का तरीका है के जे और नीचे लिख दीजिए पी, यानी ये दोनों तो भाई है। के और जे यानी केसरी सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट ये दोनों तो भाई हैं, और प्रताप सिंह बारट है केसरी सिंह बारट का पुत्र। ये बड़ा है और के तो बड़ा है और जे है छोटा, यानी केसरी सिंह बारट का भाई हो गया जोरावर सिंह बारट, छोटा भाई जोरावर सिंह बारट, और केसरी सिंह बारट का पुत्र हो गया प्रताप सिंह बारट, और प्रताप सिंह बारट का चाचा हो गया जोरावर सिंह बारट। तो एक तरह से रीजनिंग की तरह का ये एक क्वेश्चन लगता है, तो ये याद रखने का बहुत ही शानदार तरीका है।
आगे बात करते हैं राव गोपाल सिंह खरवा। तो सेठ दामोदर दास राठी के ये परम मित्र थे और विजय सिंह पति के साथ टोडगढ़ में इनको नज़रबंद किया गया था और तिहाड़ जेल भी ये गए हुए थे। आगे बात करते हैं सती प्रथा। मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर और राजा राम मोहन राय, इन्होंने सती प्रथा के लिए काम किया था। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने किया था और बाद में राजा राम मोहन राय ने किया था। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसको गैर कानूनी घोषित किया था 1829 में। आगे बात करते हैं जयपुर संरक्षक समिति ने सर्वप्रथम सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था। किसने? जयपुर ने। कन्यावध को सर्वप्रथम कोटा ने गैर कानूनी घोषित किया था। बाल विवाह और अनमेल विवाह स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयासों से सर्वप्रथम अलवर में 10/12/1903 को, यानी 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह और अनमेल विवाह। दास चाकर या हाली प्रथा को 1833 में अंग्रेजों के द्वारा चार्टर्ड अधिनियम बनाकर हटाया गया था। डायन प्रथा मेवाड़ और कोटा में सर्वाधिक प्रचलित थी। प्रथम जो स्कूल था वो अजमेर में 1819 में खोला गया था, जिसे 1851 में हाई स्कूल बनाया गया था। राजकीय भाषा इंग्लिश 1835 में की गई थी। 19वीं सदी में जैसलमेर को छोड़कर सब जगह पर शिक्षण संस्थान बन गए थे, जैसलमेर में नहीं बना था। अजमेर का जो मेयो कॉलेज है वो 1872 में बना था, जिसका पहला जो सेशन है वो चला था 1875-76 में। राजस्थान विद्यापीठ संस्थान पंडित जनार्दन राय नागर ने 21/8/1937 को बनाया था। राजस्थान विद्यापीठ संस्थान प्रथम सरकारी कन्या स्कूल पुष्कर में 1866 में खुला था। कन्या वर्नाकुलर स्कूल मिशनरी संस्थान के द्वारा 1861 में खोला गया। बात करते हैं भोगीलाल पंड्या। इनको वागड़ के गांधी और आदिवासियों के मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का प्रथम जो मसीहा या आदिवासियों का मसीहा कहते हैं भोगीलाल पंड्या को। आदिवासियों का दूसरा मसीहा मोतीलाल तेजावत को, जो अपन ने पहले पढ़े लिया। वागड़ के गांधी भी इनको कहते हैं। जन्म हुआ था 1904 में डोंगरपुर में भोगीलाल पंड्या। इन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी, जो प्रोढ़ों की एक पाठशाला थी। बात करते हैं नानाभाई। नानाभाई एक टीचर थे जिनको अंग्रेजों ने मार दिया था। फिर है सेंगाबाई। सेंगाबाई भी एक टीचर थे जिनको कार से बांधकर घसीटा जा रहा था। तो कालीबाई थी जो 13 वर्ष की एक भील बालिका थी, उन्होंने इसका विरोध किया, जिस पर गोलियां चला दी गई। करणी सिंह। करणी सिंह थे 1924 में जन्म हुआ था बीकानेर में करणी सिंह का, और 25 साल ये लोकसभा के सदस्य रहे थे 1952 से 77 तक। बालिका शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था। बात करते हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 को जोमनेर कस्बे में हुआ था। जयपुर राज्य सेवा इन्होंने त्याग दी थी। 1929 को वनस्थली को चुना अपनी कार्यस्थली और जीवन कुटीर संस्था की स्थापना की थी। 30 मार्च 1949 को ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे। 30 मार्च 1949 को। रतन शास्त्री ये हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी और वनस्थली विद्यापीठ टोंक इनकी जो स्थापना है वो इन्होंने की थी। ये पद्मश्री, पद्म विभूषण और जमनालाल अवार्ड से पुरस्कृत हैं। आगे बात करते हैं किशोरी देवी। इनका जन्म दुलड़ों का बास झुंझुनू में हुआ था और इनके पति थे हरलाल सिंह। हरलाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु मतलब इनकी हत्या कर दी जाती है, जिसका विरोध इन्होंने किया था। आगे बात करते हैं मामा बालेश्वर दयाल। इनका जन्म हुआ था 10/3/1905 को और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जल, जंगल और ज़मीन। मामा बालेश्वर दयाल ने राजस्थान और MP के भीलों के लिए इन्होंने काम किया था। तो इस तरह से हमारा ये पहला पार्ट खत्म होता है। दूसरा पार्ट इसका जल्दी लेकर हम हाजिर होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।